नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं मार्को और आप सुन रहे हैं डरावनी कहानियों का वो सिलसिला जो आपकी रातों की नींद छीनने का दम रखता है, सिर्फ और सिर्फ मार्को डार्क नाइट पर। दोस्तों, आज की कहानी रेलवे की उन वीरान पटरियों से जुड़ी है जहां आज भी कुछ रूहें अपनी मंजिल का इंतजार कर रही हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे वही पुरानी शिकायत और एक उम्मीद। आप लोग कहानी को पूरा सुनते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन लाइक का बटन दबाना शायद भूल जाते हैं। इस बार ऐसा मत कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम अगली कहानी का हिस्सा बने तो कमेंट में अपना नाम और शहर का नाम लिखना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए अब और इंतजार नहीं करते। आज की कहानी हमें भेजी है सुरेश जी ने, जो भारतीय रेलवे में एक लाइनमैन हुआ करते थे। यह कहानी उनके जीवन का वो काला अध्याय है जिसे वो आज तक भुला नहीं पाए हैं। तो सुनते हैं ये खौफनाक दास्तां सुरेश जी की ही जुबानी। मेरा नाम सुरेश कुमार है। आज मैं रिटायर हो चुका हूं, लेकिन एक वक्त था जब मैं भारतीय रेलवे की जान हुआ करता था, एक लाइनमैन। मेरा काम था रेलवे सिग्नलों और पटरियों की देखभाल करना। इस नौकरी में मैंने अपनी जिंदगी के 30 साल गुजार दिए। देश के ऐसे ऐसे वीरान और सुनसान कोनों में ड्यूटी की है जहां दिन में भी परिंदा पर नहीं मारता। लेकिन आज जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसने मेरे जिस्म से ज्यादा मेरी रूह को तोड़ा है। ये बात है सन 1995 की। सर्दियों के दिन थे। मेरी पोस्टिंग मध्य प्रदेश के एक बहुत ही रिमोट सेक्शन में हुई थी। घना जंगल और उसके बीच से गुजरती अकेली रेलवे लाइन। मेरा काम था केबिन नंबर 786 के सिग्नलों की देखरेख करना। जब मुझे इस पोस्टिंग के बारे में बताया गया तो मेरे एक सीनियर राम भरोसे लाल जी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर अजीब सी मुस्कान के साथ कहा था, सुरेश, जगह अच्छी है, एकदम शांत, बस वहां की खामोशी को ज्यादा सुनने की कोशिश मत करना। कभी कभी वो बातें करने लगती है। मैंने उनकी बात को मजाक में टाल दिया। मैं इन भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं करता था। मेरे लिए पटरी, सिग्नल और ट्रेन ही मेरी दुनिया थी। मैं अपना सामान लेकर केबिन नंबर 786 पहुंच गया। वो केबिन मुख्य स्टेशन से करीब 15 किलोमीटर दूर जंगल के बीचों बीच बना था। अंग्रेजों के जमाने की पुरानी पत्थर की इमारत। आसपास मीलों तक कोई गांव या बस्ती नहीं थी, बस मैं, वो केबिन और वो अंतहीन लगने वाली पटरियां। पहली 2 रातें बिल्कुल सामान्य गुजरी। ट्रेनों का आना जाना, सिग्नलों का गिरना उठना, यही मेरा काम था। रात में जंगल से आती झींगुरों की आवाज और दूर से आती ट्रेन की गड्डगडाहट के अलावा कोई और आवाज नहीं थी। मुसीबत की शुरुआत हुई तीसरी रात से। रात के करीब 2 बजे थे। बहुत ज्यादा ठंड हो रहा था। मैं केबिन में बैठा अलाव ताप रहा था। तभी सिग्नल पैनल पर लगी घंटी अपने आप बज उठी। मैं चौंका। मैंने टाइम टेबल देखा। इस वक्त तो कोई ट्रेन नहीं आनी थी। अगली ट्रेन सुबह 4:30 बजे थी। मैंने सोचा शायद सिग्नल सिस्टम में कोई खराबी आ गई होगी। मैंने बाहर निकलकर टॉर्च की रोशनी में दूर तक देखा। घना कोहरा था, कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। मैंने उसे अपना वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया। अगली रात ठीक उसी वक्त घंटी फिर से बजी। इस बार मैं पहले से ज्यादा सतर्क था। मैं तुरंत बाहर निकला। इस बार कोहरा थोड़ा कम था। मुझे दूर पटरी पर एक धीमी सी रोशनी नजर आई, जैसे कोई लालटेन लेकर पटरी के किनारे किनारे चल रहा हो। कौन है वहां? मैंने आवाज लगाई। मेरी आवाज जंगल की खामोशी में गूंज कर रह गई। वो रोशनी कुछ पल वहीं रुकी और फिर अचानक गायब हो गई। मेरे माथे पर पसीना आ गया। इस वीरान जंगल में आधी रात को लालटेन लेकर कौन घूम सकता था? मेरे दिल में पहली बार डर ने दस्तक दी। मुझे राम भरोसे जी की बात याद आ गई, खामोशी को ज्यादा सुनने की कोशिश मत करना। उस रात के बाद यह सिलसिला रोज का हो गया। रोज रात 2 बजे घंटी बजती। मुझे वो लालटेन वाली रोशनी दिखती और फिर गायब हो जाती। मेरी नींद हराम हो चुकी थी। दिन में मैं हिम्मत करके उस जगह तक गया जहां मुझे वो रोशनी दिखती थी। वहां किसी के आने जाने का कोई निशान नहीं था। मैंने केबिन में रखे पुराने रजिस्टरों को खंगालना शुरू किया। शायद मुझसे पहले यहां काम करने वाले किसी लाइनमैन ने कुछ लिखा हो। एक कोने में धूल से सनी एक पुरानी डायरी देखा। वो डायरी थॉमस नाम के एक एंग्लो इंडियन लाइनमैन की थी जो आजादी से पहले यहां काम करता था। मैंने डायरी पढ़ना शुरू की। शुरुआत के पन्ने सामान्य थे,
ट्रेनों का ब्यौरा, मौसम का हाल। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, लिखावट कांपती हुई और अजीब होती गई। थॉमस ने लिखा था, आज 10 नवंबर 1946 रात के 2 बजे घंटी फिर बजी थी। वो फिर आई थी अपनी लालटेन लेकर। वो मुझसे कुछ कहना चाहती है, पर मैं समझ नहीं पाता। उसकी खामोशी मुझे पागल कर रही है। एक और पन्ने पर लिखा था, आज मैंने उसे देखा। वो एक औरत है, सफेद साड़ी में। उसका चेहरा नहीं है, चेहरे की जगह बस अंधेरा है। वो पटरी पर चलती है, जैसे अपनी खोई हुई ट्रेन ढूंढ रही हो। लोग कहते हैं इसी पटरी पर एक हादसा हुआ था। एक बारात वाली ट्रेन पटरी से उतर गई थी, कोई नहीं बचा था। डायरी का आखिरी पन्ना पढ़कर मेरे हाथ कांपने लगे। उसमें सिर्फ एक ही वाक्य लिखा था, वो मुझे बुला रही है, अब मैं जा रहा हूं। इस खामोशी से बेहतर है उसकी दुनिया में चले जाना। इसके बाद डायरी खाली थी। मैं समझ गया कि थॉमस के साथ क्या हुआ था। वो पागल नहीं हुआ था, उसे पागल किया गया था। और अब शायद मेरी बारी थी। उस रात मैं बहुत डरा हुआ था। मैंने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं केबिन से बाहर नहीं निकलूंगा। रात के 2 बजे घंटी बजी। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। हनुमान चालीसा का पाठ मन ही मन करने लगा। कुछ देर बाद मुझे केबिन के दरवाजे पर हल्की सी खरोंच की आवाज आई, जैसे कोई अपने नाखूनों से दरवाजा खुरच रहा हो। मेरा खून जम गया। आवाज धीरे धीरे तेज होती गई। फिर एक फुसफुसाहट सी आवाज आई जो सीधे मेरे कानों में गूंज रही थी, दरवाजा खोलो। वो एक औरत की आवाज थी, एक ऐसी आवाज जिसमें दर्द भी था और धमकी भी। मैं अपनी जगह से हिल नहीं पाया, बस आंखें बंद किए बैठा रहा। अचानक केबिन की लाइट अपने आप जलने बुझने लगी। सिग्नल पैनल की सारी घंटियां एक साथ बजने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे पूरा केबिन हिल रहा हो। और तभी मुझे पटरी पर एक ट्रेन के आने की तेज आवाज सुनाई दी। एक पुरानी स्टीम इंजन वाली ट्रेन, जबकि इस लाइन पर स्टीम इंजन बंद हुए सालों हो गए थे। ट्रेन की सीटी की आवाज मेरे कानों के पर्दे फाड़ ही रही थी। वो ट्रेन केबिन के ठीक सामने आकर रुकी। मैंने डरते डरते खिड़की से बाहर झांका। जो मंजर मैंने देखा वो आज भी मेरी आंखों के सामने घूमता है तो मेरी रूह कांप जाती है। वो एक पुरानी जली हुई ट्रेन थी। उसकी खिड़कियों से हाथ बाहर निकल रहे थे, जले हुए कटे हुए हाथ। और ड्राइवर की सीट पर कोई नहीं था। ट्रेन का दरवाजा खुला और उसमें से वही सफेद साड़ी वाली औरत उतरी, हाथ में लालटेन लिए। उसका चेहरा वाकई में नहीं था, बस एक काला शून्य। वो धीरे धीरे केबिन की तरफ बढ़ने लगी। मैं जानता था कि अगर मैं आज इस केबिन में रुका तो सुबह जिंदा नहीं मिलूंगा। मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई, केबिन का पिछला दरवाजा खोला और बिना कुछ सोचे समझे जंगल की विपरीत दिशा में भागने लगा। मैं भाग रहा था और मेरे पीछे उस औरत की हंसी और ट्रेन की सीटी की आवाज गूंज रही थी। मैं नहीं जानता कि मैं कितनी देर और कितनी दूर तक भागा। मैं गिरता रहा, उठता रहा, भागता रहा। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं मुख्य स्टेशन से कुछ ही किलोमीटर दूर पटरी के किनारे बेहोश था। मेरे शरीर पर कई चोटें थीं। स्टेशन के लोगों ने मुझे उठाया और अस्पताल पहुंचाया। मैंने अपने अफसरों को सब कुछ सच सच बता दिया। उन्होंने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। उन्हें लगा कि अकेलेपन की वजह से मेरा दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। मुझे एक लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया। उस घटना के बाद मैंने कभी उस लाइन पर वापसी नहीं की। मैंने अपनी पोस्टिंग कहीं और करवा ली। मैंने बाद में सुना कि केबिन नंबर 786 को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। कहते हैं कि उसके बाद भी वहां 2-3 लाइनमैन भेजे गए, लेकिन कोई भी 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं टिक पाया। कोई पागल हो गया तो कोई नौकरी छोड़ धच कर ही भाग गया। आज भी जब मैं रात में किसी ट्रेन की सीटी की आवाज सुनता हूं तो मेरा दिल दहल जाता है। मुझे वो बिना चेहरे वाली औरत, वो जली हुई ट्रेन और वो खौफनाक रात याद आ जाती है। वो खामोशी आज भी मुझसे बातें करने की कोशिश करती है। तो ये थी सुरेश जी की खौफनाक आपबीती। एक ऐसी रात जिसने एक जीते जागते इंसान को अंदर तक टुदकर रख दिया। क्या वो वाकई में कोई भटकती हुई आत्मा थी, या उस वीरान जगह का अकेलापन ही सबसे बद्धा भूत है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि रातें अभी बाकी हैं और कहानियां भी। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और अनसुनी कहानी के साथ। शुभ रात्रि।